हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग बिल्कुल सही होंगे, अच्छे होंगे। और आज है हमारा 12th में इंटरनेशनल नर्सेस डे। और थीम जो है वो आप सभी को पता लग चुकी होगी, ओवर नर्सेस ओवर फ्यूचर, है ना। यही है थीम आज की। चलिए, एक नर्सेस डे के ऊपर मेरी ना वीडियो है, बहुत ही थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन है ना आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे पूछे जाते हैं वो वीडियो आप लोग देख लेना। बैक वीडियोस में आपको मिल जाएगी। सेकंड या थर्ड नंबर की वीडियो होगी लास्ट से, उस वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों, क्योंकि आज के टाइम पे यदि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो थोड़ा एडवांस लेवल के आते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। तो मैंने आपको वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन 2 मिनट की वीडियो के अंदर कवर कराए हुए हैं, तो वो आप देख लेना। चलिए, हम लोग अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, और ये चल रही है हमारी पीडियाट्रिक। यदि नहीं पता हो, जो बच्चा न्यू है, तो पुरानी सीरीज़ को देख लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आप लोग नहीं करते हो। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड रूम नर्सेज इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड डायग्नोज विथ एपिग्लोटाइटिस एंड असेसिंग द चाइल्ड, द नर्स मॉनिटर फॉर विच इंडिकेट दैट द चाइल्ड में बी एक्सपीरियंस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एक नर्स जो कि पेशेंट की केयर कर रही है, उसका डायग्नोस हुआ एपिग्लोटाइटिस का। मतलब यहाँ पे पेशेंट के एपिग्लोटाइटिस में हो चुका है क्या, इन्फेक्शन, या फिर कहें तो इन्फ्लामेशन। अब कहता है आगे, जब चाइल्ड को असेस किया गया या फिर नर्स ने मॉनिटर किया गया, तो ऐसी कौन सी इंडिकेशन बताएगी कि चाइल्ड को क्या हुआ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एपिग्लोटाइटिस। क्वेश्चन ने को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको वो इंडिकेशन बतानी है, मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व करके बताना है कि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही। तो पेशेंट ऐसी कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहा होगा अपनी बॉडी के ऊपर, जिसको आप देख के समझ जाओ पेशेंट को हुआ है एपिग्लोटाइटिस। पहला ऑप्शन कह रहा है चाइल्ड एग्जिबिट नेजल फ्लेयरिंग एंड ब्रेडिकार्डिया। बच्चे को नेजल फ्लेयरिंग हो रही है और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। हमारी हार्ट रेट्स होती हैं वो कम हो रही है। ठीक है, आप पहले ऑप्शंस को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है चाइल्ड इज लीनिंग फॉरवर्ड व्हेन द चिन थ्रस्ट आउट। बच्चा जो है अपने हाथ जो है वो आगे के साइड करके बैठा हुआ है, ठीक है, और जो अपनी चिन है उसको उसने बाहर की साइड निकाला हुआ है। जो अपनी चिन है उसने बाहर की साइड निकाला हुआ है। अब आंसर जो है आपका सी आंसर कह रहा है कि चाइल्ड इज़ अ लो ग्रेड फीवर। बच्चों को फीवर है और वो कंप्लेन कर रहा है सोर थ्रोट की, मतलब उसे गले में निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है। और आंसर डी कह रहा है चाइल्ड इज़ लीनिंग बैकवर्ड, मतलब बच्चा जो है पीछे की साइड है। स्पोर्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद द हैंड एंड आर्म्स। वो अपना स्पोर्ट जो ले रहा है किससे ले रहा है, हैंड और आर्म से ले रहा है। तो कुछ बच्चों ने ना इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप सजेस्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ना इसका मतलब पता होना चाहिए इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होते हैं, और इस कंडीशन के अंदर हमारी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। तो कभी भी ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है पेशेंट की, टेकीकार्डिया होता है। हाँ, नेजल फ्लेयरिंग तो ठीक है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया नहीं, टेकीकार्डिया होता है, इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट। सेकेंड नंबर ऑप्शन हो सकता है सही हो। ऑप्शन सी कह रहा है लो ग्रेड फीवर। पेशेंट को इन्फ्लामेशन है तो लो ग्रेड फीवर क्यों होगा, पेशेंट को तो फीवर हाई रहेगा, तो हाई ग्रेड फीवर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आंसर डी कहता है चाइल्ड लीनिंग बैकवर्ड। भाई बच्चा बैकवर्ड पोजीशन ले रहा है तो फिर भी वो ठीक ठाक है, लेकिन बच्चा यदि फॉरवर्ड पोजीशन ले रहा है, मतलब आगे, आप लोगों ने डॉग देखा होगा, वैसे इसको हम डॉग स्निफिंग पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब आपका डॉग है, आपने देखा होगा डॉग किस तरीके से बैठता है, जीभ को बाहर निकाल के बैठता है ना। तो ऐसे ही वो बच्चा भी क्या करेगा, जीभ को बाहर निकालेगा, चिन जो है ना उसको पूरा बाहर निकालेगा। कभी कभी तो पूरी अपनी टंग भी बाहर निकाल लेता है, और ये क्या करेगा, बिल्कुल आगे की साइड बैठेगा, लीनिंग फॉरवर्ड होकर बैठेगा। ठीक है, ताकि उसको सांस अच्छे से आ सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद ब्रोंकोलाइटिस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैव कन्फर्म रेस्पिरेटरी सिंटल वायरस एंड बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। पेशेंट को हो गया है ब्रोंकोलाइटिस। ठीक है, एक पेशेंट
कि नर्स केयर करे जिसको ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्रोंकोलाइटिस और उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या मिला, RSV। मैं इस क्वेश्चन को बार बार क्लासेस में बताती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वीडियो में भी यही कहूँगी बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस इस फाइंडिंग की बेसिस पे बोल रहा है, बेस ऑन दिस फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। इस फाइंडिंग के बेसिस पे, किस फाइंडिंग पे, RSV के फाइंडिंग के बेसिस पे नर्स क्या असेसमेंट करेगी, क्या एक्शन देगी, ठीक है अपना। पहला ऑप्शन कह रहा है इनिशिएट स्ट्रिक्ट एंट्रिक प्रिकॉशन। मैंने कल की वीडियो में बताया था, एंट्रिक प्रिकॉशन वहाँ होता है जहाँ पे फूड और फ्लूइड से जो डिजीज़ फैलती है। फॉर एग्जांपल आज फिर बताती हूँ, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया आपका, हेपेटाइटिस ई हो गया आपका, और कैलोरा हो गया आपका, पोलियो हो गया आपका, टाइफाइड हो गया। इस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं जो साफ़ सफाई ना रखने से फैलती हैं, ठीक है, उसमें करना पड़ता है हमें ये प्रिकॉशंस। अगला ऑप्शन कह रहा है मूव द इन्फेंट टू ए रूम विद अनदर चाइल्ड विद RSV, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लीव द इन्फेंट इन द प्रेजेंट रूम बिकॉज RSV इज़ नॉन कॉन्टाजियस। और आंसर डी कह रहा है इन्फॉर्म द स्टाफ दैट दे मस्ट वियर ए गाउन एंड ग्लव्स व्हेन केयरिंग ऑफ द चाइल्ड। तो ठीक है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी तो सही नहीं होगा, ऑप्शन डी भी सही लग रहा है। डी क्यों, सी क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिंटल वायरस है ना, इसने बोला है नॉट कॉन्टाजियस, बट ये तो कॉन्टाजियस होता है, फैलता है, ये ड्रॉपलेट से फैलता है, जो हम स्नीजिंग कफिंग जो होते हैं ना उससे फैलता है ये। तो इसने बोला है बच्चे को लीव कर देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, उस रूम में छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है RSV कोई कॉन्टाजियस नहीं है। लेकिन भाई RSV कॉन्टाजियस होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे इसलिए क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। अब दो ऑप्शन बचे बी और डी। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चे को मूव कर रहे हैं उसी रूम में जहाँ पे दूसरा पेशेंट भी RSV का है, ठीक है, ये भी RSV का बच्चा है और ये भी RSV का बच्चा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये ए और ये भी हो गया पेशेंट। देखो कभी भी ना ऐसे पेशेंट में हमें गाउन और ग्लव्स को वियर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वियर करना है आपको मास्क। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा मास्क वियर करना होता है, ये आप समझ लो। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी कंडीशन लेके आया है तो वहाँ पे क्या वियर करना होगा आपको, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जाती है वो होती है मास्क की, चाहे इसमें पेशेंट हो चाहे वो नर्सेज हो। तो दोनों RSV के बच्चे हमने एक ही रूम में रखने हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी एक जैसी होती है, ठीक है, दोनों की इम्यूनिटी कैसी होती है, जैसे तो इन्फेक्शन फैलने का डर नहीं होता है। वैसे इसको बोलते हैं हम लोग कोहरोट क्लाइंट। जब एक ही डायग्नोसिस के पेशेंट एक ही रूम में रहें, मतलब सेमी प्राइवेट रूम में रहे, कर्टेन लगा के रहें, उसे बोलते हैं कोहरोट क्लाइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कि व्हाट इज़ कोहरोट क्लाइंट। तो कोहरोट क्लाइंट में क्या होता है, जब सेम डायग्नोसिस का पेशेंट एक ही रूम में प्रेजेंट रहे, उसी को बोलते हैं कोहरोट क्लाइंट। तो आंसर नंबर होगा आपका नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी तक की वीडियो का 2 क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। राइबाविरिन एक पेशेंट को ड्रग दी जा रही है, हॉस्पिटलाइज चाइल्ड है और पेशेंट को हुआ है RSV। तो द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन वाया विच फॉलोइंग रूट। इस ड्रग को किस रूट से दिया जाता है। राइबाविरिन क्या है, राइबाविरिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मतलब जो कोई पेशेंट RSV का होता है ना, ऐसे पेशेंट में हम देते हैं क्या, राइबाविरिन, ठीक है। तो उसे ओरल ऑक्सीजन टैंक से दोगे, IM से दोगे, सब कुछ इनमें से। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया IM इंजेक्शन, ये आया होगा 40%। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया होगा ओरल रूट से दे देंगे, जैसे हम पोलियो की ड्रग देते हैं तो आप सोच रहे होगे पोलियो दे दें, ओरल ड्रग दे देंगे पोलियो डोज की तरह, पोलियो वैक्सीन की तरह। तो 30% स्टूडेंट ने तो यही आंसर कर दिया होगा। बाकी के बचे 10% ने ये लगाया होगा, 10% ने ये लगाया होगा। तो आंसर क्या होगा, क्या आंसर सी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या आंसर डी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या आंसर ए, बिल्कुल नहीं। तो क्या बी होगा। अरे मैम ऑक्सीजन टेंट से कैसे दे सकते हैं, अभी ये सोच रहे होंगे। कोई राइबाविरिन जो ड्रग होती है ना, इसलिए मैंने बोला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइबाविरिन ड्रग है ना, हम इसको देते ही इन्हलेशन मेथड से हैं, ठीक है, इन्हलेशन मेथड से, ताकि पेशेंट इसको इनहेल कर सके, सांस के थ्रू अंदर ले सके, इनहेल कर सके। तो ऑक्सीजन टेंट से देंगे इसको, याद रखना, या तो आप ऑक्सीजन टेंट ऑप्शन में होगा या फिर होगा इन्हलेशन मेथड। दोनों ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है इन्हलेशन या फिर ऑक्सीजन टेंट। राइबाविरिन जो ड्रग होती है,
इसका बच्चों एक बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है। वो मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये लेंस को डैमेज करती है। जो हमारे आइज़ के लेंसेज होते हैं ना, उसको डैमेज करती है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन जाता है, जब किसी पेशेंट को राइबाविरिन चल रही होती है तो नर्स को क्या वियर करना चाहिए। तो यहाँ भी जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, मास्क, ग्लव्स, और आपका हो गया गोगल्स, और आपका हो गया शूज़। तो बहुत सारे बच्चे आई थिंक आंसर करेंगे मास्क। उनको मास्क लें, कुछ बच्चों को ग्लव्स लगेगा, क्योंकि मेडिसिन दे रहे हैं तो बच्चों के माइंड में आएगा कि ग्लव्स देंगे। कुछ बच्चे शूज़ तो नहीं करेंगे, कुछ बच्चे गोगल्स करेंगे, 5 से 7% जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो आंसर होगा बिल्कुल गोगल्स। क्यों ऐसा, अब इसका भी रेशनल सुन लो। क्योंकि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि लेंस को डैमेज करती है, लेंस को ख़राब कर देगी, और इमिडिएटली रिस्पॉन्स होता है इस ड्रग का। जैसे आपने सपोज अभी इस ड्रग को दिया, तो अभी 3 से 5 मिनट के अंदर ही आप देखना, कभी इस ड्रग को कभी कोई किसी ने दिया हो तो उसको पता होगा, इमिडिएटली अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, और इमिडिएटली आइज से टीयर आने शुरू हो जाते हैं, आपके आंसू जो हैं बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। और ये ड्रग जो है यदि आप लॉन्ग टाइम तक नर्सेज के कांटेक्ट में है ना, तो ये लेंस को ख़राब कर सकती है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो बहुत बड़ा मेरा साइड इफ़ेक्ट है इस ड्रग का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 10 साल का बच्चा है जो कि अस्थमा से सफ़र कर रहा है। ठीक है, एक्यूट एक्जाब्रेशन है इन द इमरजेंसी रूम। अ नर्स रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नोइंग दैट इज इंडिकेट ए बोर्ड्स ऑफ दिस कंडीशन। अस्थमा का बच्चा है 10 साल का, तो ऐसी कौन सी कंडीशन बता रही है, ऐसी कौन सी कंडीशंस बता रही है कि कंडीशन हमारी वोर्स है। वार्म ड्राई स्किन, डिक्रीज वीजिंग, पल्स रेट 90 बीट पर मिनट, या फिर रेस्पिरेशन रेट 18 ब्रेथ पर मिनट। देखो ये कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है, ये कंडीशन भी नॉर्मल है, वार्म ड्राई स्किन भी नॉर्मल है, बट कंडीशन जो वोर्स है ना, वो हो रही है डिक्रीज वीजिंग। वीजिंग क्या होती है, एक एबनॉर्मल साउंड होती है, एक एबनॉर्मल साउंड होती है, इसे हम विस्लिंग भी बोल सकते हैं। विस्लिंग साउंड आती है, और किस में आती है, स्पेशली फॉर जो अस्थमा जिनको प्रेजेंट होता है ना, उन पेशेंट को आती है। कैसे आती है, इंस्पायरेशन के टाइम पे आती है या फिर एक्सपायरेशन के टाइम पे आती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये आती है आपकी एक्सपायरेशन के टाइम पे। ठीक है, हमारी एबनॉर्मल साउंड होती है बहुत सारी, जैसे कि आप लोगों ने रेल्स का नाम सुना होगा, रोंकाई सुना होगा, आप लोगों ने क्रैकल साउंड सुनी होंगी, सारी की सारी एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं। और क्रैकल साउंड वहाँ आते हैं जहाँ कहीं भी फ्लूइड एम्बोलिज्म हो या फिर कहीं फ्लूइड कलेक्शन हो, वहाँ आती है। राइट साइड हार्ट फेलियर हो। रेल्स और रोंकाई साउंड आती है निमोनिया वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, निमोनिया वाली कंडीशन के अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ें आई थिंक जो बच्चे कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगी। जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर लीजिए, अब बहुत कम टाइम बच चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शी आएगा, ही नहीं आएगा। शी मदर ऑफ एन 8 ईयर ऑफ अ चाइल्ड बीइंग ट्रीट फॉर राइट लोअर लोब निमोनिया। एक बच्चे को राइट लोअर लोब का क्या हुआ है, स्पेशली राइट का है निमोनिया। एट अ होम कॉल द क्लिनिक नर्स। ठीक है, एंड द मदर टेल द नर्स दैट द चाइल्ड complain of discomfort on the right side and that the acetaminophen it is not effective and the nurse should tell the mother too। क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है, एक 8 साल का बच्चा है जो कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है किसका, राइट लोअर लोब का। और इस पेशेंट्स के अंदर हम एक ड्रग दे रहे हैं, कौन सी, एसिटामिनोफेन। ये बच्चा अभी हॉस्पिटलाइज नहीं है, बच्चा है होम में, मतलब घर पे है। और यहाँ पे जो इसकी मदर है वो नर्स को कॉल करके पूछ रही है कि बच्चा जो है राइट साइड की डिस्कम्फर्ट के बारे में कंप्लेन कर रहा है, तो मैं अब क्या करूँ। और मेडिसिन भी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो नर्स क्या कहेगी, तो आप क्या कहोगे, इंक्रीज़ द डोज ऑफ एसिटामिनोफेन, कि डोज को बढ़ा दिया जाए, चाइल्ड को एनकरेज किया जाए, बच्चा जो है लेफ़्ट साइड में उसको आप लिटा दो, एनकरेज करोगे, बढ़ावा दोगे राइट साइड लिटाने के लिए, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी जो है ड्रग की वो इंक्रीज़ कर दो। तो आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं हो जो आप इंक्रीज़ करा रहे हो। ठीक है, तो आंसर ए और डी तो गलत है। दिस इज़ नॉट नर्सिंग प्रायोरिटी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये कोई नर्सिंग प्रायोरिटी नहीं होती हैं। ठीक है,
तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है, आप सभी लोग जानते हो। नर्सिंग प्रायोरिटी जो होती हैं वो कुछ सिलेक्टेड प्रायोरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप पोजीशन चेंज करा सकते हो पेशेंट का, ठीक है, इसमें कोई भी ब्लेम आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। जैसे आप पेशेंट को ऑटो एडमिनिस्टर कर सकते हो, आप पेशेंट के वाइटल्स ले सकते हो। पेशेंट की मेडिसिन देनी है तो आपको क्या करना है, मेडिकेशन सपोज करो देनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, पोजीशन हो गया, O2 हो गया, वाइटल हो गया, मेडिकेशंस हो गई, ठीक है। तो आप पेशेंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। तो इस टाइप की हमारी जो है कुछ नर्सिंग प्रायोरिटी होती है जो कि सिलेक्टेड होती हैं। तो बच्चों कभी भी ना डोज को आप है ना अपने मन से कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, याद रखना, कभी भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी की बात करे चाहे वो डोज की बात करे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब बी और सी से आ रहे हैं, बच्चे सोच रहे होंगे राइट साइड पेन है तो हम लेफ़्ट साइड दे देते हैं, और कोई एक दो बच्चा बोलेगा कि राइट साइड पेन है तो राइट साइड ही पोजीशन दे देंगे। तो याद रखना, जब भी किसी पेशेंट को निमोनिया होता है ना, निमोनिया से कोई बच्चा ट्रीट होता है तो हमेशा राइट साइड पोजीशन, राइट साइड पेन बोल रहा है तो राइट साइड पोजीशन ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी, डिस्कम्फर्ट को थोड़ा रिड्यूस करेगी, कम करेगी। पेशेंट लेफ्ट साइड की कंप्लेन कहेगा तो लेफ्ट साइड ही पोजीशन देंगे। ये कोई क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन नहीं है कि आप अपोजिट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई और कंडीशंस नहीं है जैसे हम सर्जरी के टाइम पे देखते हैं अनअफेक्टेड जो है हमारी साइड पोजीशन देनी होती है हमें। तो ये वो वाली कंडीशन नहीं है बच्चों, यहाँ पे निमोनिया डेवलप है, इसीलिए हमें हमेशा सेम पोजीशन में पेशेंट को ही रखना है जिस साइड का उसको ट्रीटमेंट दिया गया है। क्यों? क्योंकि राइट साइड की पोजीशन एक तरीके से सपोर्ट का काम प्रोवाइड करेगी और स्प्लिंट का काम प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चल लेते हैं। क्या है, ए न्यू मदर एक्सप्रेस concern to a nurse regarding sudden infant death syndrome, and she asked the nurse how to position her new infants for sleep, and the nurse appropriately tell the mother that the infant should be placed on the। क्वेश्चन की कहानी यहाँ भी कुछ ऐसी सुनाई जा रही है। एक पेशेंट है या एक मदर है जिसका बेबी क्या हो गया है, सडनली डेथ कर गया, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में बोले SIDS, है ना। तो शी आस्क द नर्स कि हाउ टू पोजीशन हर इन्फेंट फॉर स्लीप। तो बच्चे को सोने के टाइम पे कौन सी पोजीशन देनी चाहिए जिससे इस चीज़ को बचाया जा सके, या फिर इस डिजीज़ कंडीशन, इस सिंड्रोम को बचाया जा सके। क्या होता है SIDS के अंदर, इसमें ना बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, वो क्या कर जाएगा, वो पूरा का पूरा डेथ कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा भी नहीं बचता है बच्चा, कोई सांस नहीं बचती है उसकी, वो पूरा का पूरा डेथ कर जाता है। तो यहाँ पे ना हम ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब किसी बच्चे को हम प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं, मतलब किसी बच्चे को उल्टा लिटाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो छोटा बच्चा होता है वो मर जाता है और उसको डेथ कर जाता है। और स्पेशली जो है ये जो एज होती है ना, वैसे तो 2 से 4 साल तक की एज बुक्स में दी हुई है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा हम मानते हैं 2 to 4 मंथ्स, ठीक है। वैसे इन्फेंट है तो जो स्पेशली जो एज होती है ना वो 2 से 4 महीने की एज होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ईयर नहीं मंथ्स में याद रखना है, और 0 to 1 ईयर, यदि 2 to 4 मंथ नहीं होगा तो 0 to 1 ईयर होगा ऑप्शन में, या फिर होगा आपका 6, मतलब 0 से लेके 28 डेज से लेके 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया होगा, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर दिया हो कभी भी हमारे ऑप्शन में तो 2 to 4 मंथ्स आंसर जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप, अभी मैंने बोला प्रॉन पोजीशन में से होता है, तो क्या दोगे, साइड और प्रॉन दोगे, बैक और प्रॉन दोगे, स्टमक विद द फेस टर्न दोगे, या फिर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दोगे, ठीक है। तो आंसर नंबर होगा आपका 4, बैक रेदर देन ऑन द स्टमक, ठीक है। यहाँ पे सुपाइन पोजीशन नहीं बोला इसने, थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया आप लोगों के लिए। तो आंसर डी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। A clinic nurse is provide instruction to a mother, a child with a cystic fibrosis, and regarding the immunization schedule for the child, which statement would the nurse make to the mother? एक पेशेंट को क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, उसके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात की जा रही है। तो यहाँ कौन सी स्टेटमेंट नर्स मदर को देगी कि आपको इम्यूनाइजेशन लेने की कोई भी
एक मिनट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विल नीड टू बी अल्टर्ड, ओके, ये अल्टर्ड कर सकता है। चाइल्ड शेड्यूल नॉट रिसीव एनी हेपेटाइटिस वैक्सीन, कोई हेपेटाइटिस वैक्सीन नहीं लेनी है, क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आंसर सी, चाइल्ड विल रिसीव ऑल द इम्यूनाइजेशंस एक्सेप्ट फॉर द पोलियो सीरीज, क्यों, ऐसा भी कुछ लफड़ा नहीं होता है भाई इसका, ठीक है। आंसर डी कह रहा है चाइल्ड विल रिसीव द रिकमेंडेड बेसिक सीरीज ऑफ द इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विद द ईयरली न्यूमोकोकल एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारा CFTR एक जीन होता है जो एब्सेंट होता है, और इसके एब्सेंट होने की वजह से पेशेंट की हर एक जितने भी ऑर्गन है ना, सब ऑर्गन इफेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहला ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या हो गया, म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, GI पे इफेक्ट पड़ेगा, पेशेंट को GI पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ GI जो अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगी। फिर हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे GI पे हमारा पेशेंट की के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन में मिल सकता है, अल्टरनेट कंडीशन में मिल सकता है, फिर आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन जो है इफेक्ट होते हैं इस कंडीशन में, आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। तो पेशेंट की यहाँ पे भी हमें सक्शनिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, तो म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ना हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर एक वैक्सीन देनी होती है हर साल, उस वैक्सीन का नाम होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। याद रखना इस चीज़ को, यही रिसीव करानी होती है, और कुछ भी एडवाइस नहीं देनी है कि आपको हेपेटाइटिस नहीं लेनी है, आपको पोलियो नहीं लेनी है, कुछ एडवाइस नहीं करना है। ओनली एक ही बात एडवाइस करनी होती है कि हर साल न्यूमोकोकल वैक्सीन को लो और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को आप लोग ले सकते हो, ठीक है। पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं, तो -20 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं। A clinic nurse read the result of Montagu's test 3-year-old child, and the result indicate an area of induration measuring 10 mm, and the nurse would interpret this result. 3 साल का बच्चा है और हमने क्या किया, मोंटोग टेस्ट किया, क्या डाल दिया, PPD डाल दिया, प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव मेडिसिन होती है। ये क्या करते हैं हम पेशेंट को इंट्राडर्मल रूट से पेशेंट की कहाँ डालते हैं भाई, फोर आर्म पे, और कहाँ यूज़ करते हैं, लेफ़्ट में राइट में, तो लेफ़्ट हैंड में स्पेशली इसको हम देते हैं डोज की फॉर्म में। कितना लेते हो, 0.1 ml हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और कौन सी सिरिंज से लेते हो, ट्यूबरक्लिन सिरिंज से लेते हैं हम इसको, सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। ट्यूबरक्लिन सिरिंज से लेते हैं, 0.1 ml लेते हैं, इंट्राडर्मल रूट का यूज़ करते हैं, फोर आर्म पे यूज़ करते हैं, लेफ़्ट शोल्डर पे यूज़ करते हैं। अब सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। अब देखना है, जब भी आप, ये पेशेंट का हैंड है, ठीक है, और आप लोगों ने क्या किया है, मेडिसिन, ये पेशेंट का हैंड, अब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर दी है, ठीक है। ये पेशेंट की क्या कर दिया, ये एल्बो से नीचे वाला एरिया है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेडिसिन को अप्लाई कर दिया है। और जब भी आप इस डोज को देते हो, स्किन से पैरेलल होनी चाहिए आपकी सिरिंज, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और जो आपकी 0.1 ml है, ये आपको क्या करना है, जो उसका बेवल साइड होता है, जो हमारा सिरिंज है ना, तो जो इसकी जो आगे की निब होती है ना, इसको हमें ऊपर रखना है, इसको हमें क्या रखना है, ऊपर रखना है, ना कि नीचे मत रखना है, इसको ऊपर करना, क्योंकि ये स्किन में क्या करती है, पूरा का पूरा इस तरीके से एक होल बनाएगी, उसे क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं, ठीक है, व्हील बोल सकते हैं हम इसको। इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, एक व्हील देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी मेडिसिन जो है वो इकट्ठी हो जाती है। थोड़ा सा पेनफुल होता है ये प्रोसीजर। हम ऐसा जो है किसी भी मेडिकेशन को देने से पहले भी करते हैं, पेशेंट की सेंसिटिवनेस को चेक करने के लिए करते हैं, ताकि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है किसी मेडिसिन से। तो हम ये क्या करते हैं कि एलर्जी को चेक करने के लिए भी करते हैं किसी मेडिसिन को देने से पहले। तो ऐसा हम स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में हम करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 48 से 72 घंटे तक का हम वेट करते हैं, 48 से 72 हार्स का वेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका इंड्यूरेशन कितना है। इंड्यूरेशन का मतलब होता है उसका साइज़ कितना है, ठीक है, कोई रैशेज़ वगैरह तो नहीं आए हैं। रेडनेस को देखते हैं, ठीक है, रेडनेस को देखते हैं, और इंड्यूरेशन का मतलब उसका साइज़ कितना है। ये जो है ना 1 से लेके हमारा 15 mm तक होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 10 mm तक, 10 mm तक करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है बच्चे की, तो 3 साल का बच्चा है, तो ये नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो दिस इज़ सो इजी क्वेश्चन, तो आप ही बताओगे इसका आंसर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या C या D तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन इतने फेमस होते हैं, ये हर बच्चे को आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर देना। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिलने वाला है,
बट फिर भी मैं बोलूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत बार रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आइसोनियाज़िड दी जा रही है किसी पेशेंट को जो कि HIV से सफ़र कर रहा है, हु हैज़ पॉजिटिव मॉन्टोक्स टेस्ट। यहाँ उसका पॉजिटिव मॉन्टोक्स टेस्ट आ चुका है। एंड द मदर ऑफ अ चाइल्ड, जो चाइल्ड की मदर है, नर्स से पूछ रही है, आस्क द नर्स कि हाउ लॉन्ग द चाइल्ड विल नीड टू टेक द मेडिकेशन, कितने समय तक बच्चों को मेडिकेशन खानी है। एंड द नर्स टेल द मदर डैट, नर्स क्या कहेगी मदर को कि मेडिकेशन कब तक लेनी है, 4 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक या 12 महीने तक। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर चिपका दिया होगा 6 मंथ, बहुत सारे ने 9 मंथ, है ना, बहुत सारे बच्चों ने नहीं 12 मंथ तक तो नहीं गए होंगे, ये मुझे लगता है 0 to 3% स्टूडेंट गए होंगे। आगे चलते हैं। पहले है क्या ये आइसोनियाज़िड, क्या है ये? फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की सबसे पहली ड्रग्स में से इसको काउंट करते हैं क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो हम लोग, आप सभी लोग जानते हो HRZES को जानते हो, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। क्या होता है HRZES? ठीक है, हमें इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी अभी बात हम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहली ड्रग जो होती है ना हमारी, H यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, आइसोनियाज़िड, जो कि क्वेश्चन जहाँ से पूछा है ना, आइसोनियाज़िड। R से होती है रिफेम्पेसिन, ठीक है। Z से होती है पायराजिनामाइड, E से होती है इथाम्ब्यूटोल। अब सुनते रहना ध्यान से क्योंकि क्वेश्चन तो अभी बनेंगे। S से होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप सभी लोग जानते हो कि आइसोनियाज़िड का मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। आप लोग सभी लोग जानते हो रिफेम्पेसिन का क्या करती है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन फॉर्मेशन करती है। आप सभी लोग जानते हो पैराजिनामाइड क्या करती है, जॉइंट पेन करती है। इथाम्ब्यूटोल क्या करती है, आई साइड इफेक्ट दिखाती है, या फिर ब्लर विजन दिखाएगी, या फिर ग्रीन हेलोज कलर विजन। स्टेप्टोमाइसिन तो सीधा सीधा 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करते हैं, हमारी जो वेस्टिबुलो कोकुलर नर्व होती है, मतलब जो ईयर की नर्व है ना, उसको पूरा डैमेज करने का काम अच्छे से ये ड्रग करती है। प्रेगनेंसी के अंदर तो इस ड्रग को बिल्कुल भी नहीं दे सकते, है ना, तो आप सबको पता होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी इन ड्रग के बारे में कि ये ड्रग्स कौन कौन सी बैक्टीरियोसाइडल है और कौन कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग्स होती हैं वो सारी ही ड्रग है, H भी है, R भी है, Z भी है, S भी है। सिर्फ और सिर्फ E जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो ड्रग है वो ऑप्शन में क्या है, वो इथैम्ब्यूटोल है। और इथैम्ब्यूटोल बच्चों देखो, स्टेप्टोमाइसिन तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इथैम्ब्यूटोल किसमें होती है, हमारे जो चाइल्ड्स होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्योंकि क्या करती है बच्चों के अंदर, मैंने बताया इसका साइड इफेक्ट क्या करती है, हमारी आइज़ के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो क्या करती है, ब्लर विजन कराती है, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस भी कराती है। मैंने बोला ना कि ग्रीन हेलोज अराउंड द लाइट, तो कलर ब्लाइंडनेस भी ये ड्रग कराती है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के आंसर की ओर, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम लोगों ने उसको देखा ही नहीं। देखो बच्चों, 4 महीने के लिए कोई भी ड्रग टीबी की नहीं दी जाती। आप लोगों को देखते होंगे अमिताभ बच्चन जो है इनकी ऐड देता है कि 9 से 12 महीने का कोर्स करो, है ना, पता है ना। तो आंसर तो इनमें से कोई होना चाहिए था, 6 नहीं है। नॉर्मली जो पेशेंट होता है ना ट्यूबरक्लोसिस का, वो क्या करता है, 9 मंथ तक मेडिसिन लेता है, 6 to 9 मंथ, ठीक है। इतना तो कोर्स उसको करना चाहिए, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही वीक है, उसको क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस प्रेजेंट है, तो वो 12 महीने तक लेगा, 12 मंथ तक लेगा। ये बात याद रखना। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में यदि ये वाली लाइन नहीं लिखी होती, सिर्फ लिखा होता पेशेंट टीबी का है, आइसोनियाज़िड चलनी है, कितने दिन तक दोगे, तो 9 महीने या फिर 6 मंथ आंसर होता। बट यहाँ पे इसने
आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया, सिंपल सी लाइन ऐड की है इसने। HIV वाला पेशेंट है तो यहाँ पे इम्यूनिटी बहुत वीक होगी और ऐसे पेशेंट की मेडिसिन जो है वो ज़्यादा टाइम तक चलती हैं। चलिए, तो मैंने देखो 30 मिनट्स में आपको 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बना के लाई हूँ क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम में से उठाए हुए हैं और बार बार यही रिपीट होते हैं नोसेट जैसे एग्जाम में। तो hospitalized 2-year-old child Coop is received corticosteroid therapy and the month asked a nurse why the physician did not prescribe antibiotic and the appropriate response is। आप लोगों ने बच्चों वीडियोस में देखा होगा कि बहुत कम टॉकिंग होती है मेरी, बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो फोकस है ना ओनली कंटेंट के ऊपर है, बातों के ऊपर नहीं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं, फुली मजाक चलता है, ठीक है, और बच्चों का टाइम इतना धड़ल्ले से वेस्ट कराते हैं ना, बहुत कभी कभी बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ को देख के। 1 घंटे की क्लास होगी, क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 6 और बच्चे बहुत खुश होते हैं टाइम वेस्ट करके अपना। तो बच्चों प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कर कीजिए, जितना हो सके कंटेंट वाली चीज़ों को देखो जिसमें आपका टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है। चाहे मैं ये नहीं कहती मेरी वीडियोस को देखो, जिसकी भी देखनी है, बट कंटेंट वाली वीडियो देखो जिसमें आपका टाइम थोड़ा मैनेज हो जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है जब किसी पेशेंट को क्रूप होता है, वो रिसीव कर रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को, ठीक है, और यहाँ पे जो उसकी मदर है ना वो पूछती है नर्स से कि फिजिशियन ने क्यों एंटीबायोटिक्स नहीं दी। और एंटीबायोटिक तो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने एंटीबायोटिक को क्यों नहीं लिखा, तो नर्स क्या कहेगी। अब यदि यहाँ पे हमें नॉलेज होगी तभी तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि क्यों एंटीबायोटिक हमने पेशेंट को नहीं चलाई। चाइल्ड में भी एलर्जिक टू एंटीबायोटिक नहीं, बच्चे को क्या एलर्जी है एंटीबायोटिक से, बिल्कुल नहीं है। हमें क्या पता अभी यहाँ पे एंटीबायोटिक से एलर्जी है नहीं है, अभी तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब ही नहीं की गई है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आपको नहीं कर बोलनी है जिससे आपके ऊपर ब्लेमिंग मेथड आ जाए। सेकंड नंबर ऑप्शन है चाइल्ड इज टू यंग टू रिसीव एंटीबायोटिक। ओके, आंसर सी कह रहा है एंटीबायोटिक आर नॉट इंडिकेटेड अनलेस ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। और आंसर डी कह रहा है चाइल्ड स्टिल हैज़ द मैटरनल एंटीबॉडीज फ्रॉम बर्थ एंड डज नॉट नीड एंटीबायोटिक। मतलब बच्चे को एंटीबायोटिक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो मदर से कैरी कर सकता है। तो सारे ही ऑप्शन गलत है, तो सही क्या है फिर, तो सही क्या होगा। क्रूप डिजीज़ कैसी होती है यहाँ पे, क्रूप डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है, तो इसमें ना एंटी वायरल मेडिकेशन हमारी चलती हैं, ठीक है, एंटी वायरल मेडिसिन चलती हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर फिर देखते हैं, चाइल्ड में भी एलर्जिक टू एंटीबायोटिक नो, चाइल्ड इज टू यंग टू रिसीव एंटीबायोटिक नो, एंटीबायोटिक आर नॉट इंडिकेटेड अनलेस ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात बोली ऑप्शन नंबर सी ने कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, इसीलिए हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे, हम देते हैं एंटी वायरल मेडिकेशन, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग अपनी यहीं आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करो कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।